उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो इस वक्त खबर आ रही है कि वोटिंग खत्म होने के चंद घंटों में ही हरिद्वार बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान अब सतह पर आ गई है। लक्सर से पार्टी विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर साजिश करने का आरोप मढ़ दिया है। लक्सर सीट पर बीएसपी ने दम खम दिखाया है। विधायक का कहना है कि कौशिक ने कई सीटों पर पार्टी के खिलाफ काम किया है। वहीं इस मामले पर फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक की प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से अब पार्टी में खींचतान मच गई है। जो बीजेपी अध्यक्ष है मदन कौशिक, उन पर साजिश करने का आरोप मढ़ दिया। अब एक नेता ने लक्सर सीट पर बीएसपी ने दम कम दिखाया है। विधायक का कहना है कि कौशिक ने कई सीटों पर पार्टी के खिलाफ काम किया। वहीं इस मामले पर फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक की प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, ऐसा क्या हुआ कि संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर इस तरह के आरोप लगा दिए और जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि एक तरह से हथियार डाल दिया कि हाँ मैं तो हार रहा हूं? बिल्कुल। सबसे अहम बात यह है कि संजय गुप्ता खुद मान रहे हैं कि वो हार चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि बीएसपी ने मायावती की रैली हुई थी पिरान कलियर में, उस रैली में मौजूद था। लेकिन उस रैली में अगर हमने देखा था तो लक्सर से, खानपुर से, भगवानपुर से, ये मंगलौर से, ये वो सीटें थी जहां से बड़ी संख्या में वोटर्स निकल के सामने आए थे, लोग निकल के सामने आए थे मायावती की रैली में। और तभी इस बात का अंदाजा साफ था कि बीएसपी इस बार हरिद्वार की कुछ सीटों पर बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है। और अब संजय गुप्ता की बात से इस बार यह बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं बीएसपी ने लक्सर में वो शहजाद उनके उम्मीदवार थे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। तो अब जो संजय गुप्ता कह रहे हैं, और हरिद्वार की जो पॉलिटिक्स है, 11 सीटें हरिद्वार में, मिक्स क्राउड वहां पर है, अल्पसंख्यक जाति का वोट वहां पर है, लोअर तबके का वोट वहां पर है। तो और खुद मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो हरिद्वार की मेन सीट से आते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है बीजेपी के अंदर कि जो बीजेपी अनुशासन की बात करती है, क्या वाकई ऐसा है? ये नतीजों के बाद साफ होगा कि किन सीटों पर कितना नुकसान क्या क्या हुआ। लेकिन वोटिंग के तुरंत बाद विधायक का इस तरह का रिएक्शन आना कहीं ना कहीं चौंकाने वाला और बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है कि सब कुछ बीजेपी के अंदर ठीक नहीं है। हालांकि मदन कौशिक की अब तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीलू, बिल्कुल आपने कहा मदन कौशिक की इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ठीक चुनाव के बाद इस तरह की बातें निकलकर जब सामने आ रही है और ऐसे में बीजेपी कह रही है कि वो 60 के पार जाएगी, ऐसे में जब एक विधायक ही निकलकर सिटिंग जो वहां पर विधायक थे जिनके नाम पर वहां पर वोट पड़ा, तो ये मुश्किलें अब हो सकती हैं। बिल्कुल नीलू, बीजेपी में भले खुल के चीजें न दिखी हो, लेकिन आपने रायपुर में हमने इस तरह का विवाद देखा और दूसरी सीटों में हमने इस तरह का विवाद देखा। बीजेपी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स बागी हुए, ये बात भी सबके सामने है कि सबसे ज्यादा बागियों ने बीजेपी के छोड़ के इलेक्शन लड़ा। तो अगर आप बीजेपी कांग्रेस की तुलना करेंगे तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान और टिल इलेक्शन की जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन तक कांग्रेस के 70 सीटों में आपको उस तरह का घमासान किसी सीट पर नजर नहीं आया होगा जिस तरह बीजेपी के अंदर आपको नजर आया। और कांग्रेस बहुत कुछ यहां मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के विधायक, सिटिंग विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष पे, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनकी अगुवाई में चुनाव हुआ है, अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पूरी बीजेपी को सोचने के लिए जरूरी है। ठीक है दीपांकर, आप हमारे साथ बने रहिए। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। कल शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। हालांकि कुछ जगहों पर लोग लाइन में खड़े दिखाई दिए जिन्हें बाद में वोट डालने दिया गया। पूरे राज्यों में जो आंकड़ा अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक 65.10% वोटिंग हुई है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में 80% तक वोटिंग गई है, जबकि 4 विधानसभा क्षेत्रों में 50% से कम वोटिंग हुई है। पिथौरागढ़ में 59.44%, रुद्रप्रयाग में 60.49%, टिहरी गढ़वाल की बात की जाए तो 55.57%, उधम सिंह नगर में 71.45%,
हरिद्वार में 74.06%, नैनीताल में 65.84%, पौड़ी गढ़वाल में 53.14%, अल्मोड़ा में 52.82%, बागेश्वर में 61.08%, चमोली में 60.32%, वहीं चंपावत में 61.83%, देहरादून में 62.40% और उत्तरकाशी में 67.32% वोटिंग हुई है। और दीपांकर के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं। दीपांकर, जिस तरह से वोटिंग हुई और ठीक ठाक वोटिंग इसे कही जा सकती है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ, किस जिलों में सबसे ज्यादा और किस जिलों में सबसे कम, और इसका कारण क्या रहा? नीलू, जो कल वोटिंग हुई है यहां पर सोमवार को 14 फरवरी को, उसका जो अभी तक करीब करीब जो परसेंटेज आया वो 65.10 आया, 65.10% आया। हालांकि अभी ये फाइनल फिगर नहीं है क्योंकि बहुत दूर दराज के इलाके हैं जहां से अभी रिपोर्ट सबमिट होनी थी कि वहां कितनी वोटिंग परसेंटेज। आज जो इलेक्शन कमीशन है वो उसमें फाइनल आंकड़ा जारी करेगा कि ओवरऑल उत्तराखंड में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। लेकिन ये जो लगभग 65% से कुछ ज्यादा, लगभग 65 के आसपास जो वोटिंग हुई थी साल 2017 में हुई थी। यानी अगर वोटिंग परसेंटेज की आप तुलना करेंगे 2017 और 2022 की, वोटिंग परसेंटेज बराबर है। अब इसमें बाद में रिजल्ट के बाद ये पता लगेगा कि किसको कितने वोट मिले। बड़ी बात जो रही, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, जहां पर 80% तक भी कई विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। और सबसे कम जो वोटिंग परसेंटेज अब तक निकल कर आ रहा है वो अल्मोड़ा में निकल कर आ रहा है। 4 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां 50% से भी कम वोटिंग हुई है। उनमें सल्ट, चौबट्टाखाल, घनसाली और लैंसडाउन, ये वो 4 सीटें जहां 50% से कम हुई है। और 6 सीटें ऐसी हैं जहां 80% से अबव गया। यानी मतदाता निकला जरूर है अपने घर से बाहर, खासकर मैदानी जिलों में, क्योंकि वोटर की संख्या वहां पर ज्यादा है, इसलिए वहां परसेंटेज भी ज्यादा है। लेकिन पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में वोटर्स का ना आने की वजह एक ये भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं मौसम की दिक्कतें रहती हैं, बर्फबारी दूर दराज के इलाकों में है, और उत्साह की कमी अगर थी तो किस बात को लेकर थी, ये सब कुछ अब जब रिजल्ट सामने आएगा तब सामने आएगा। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि अब यह देखना होगा कि जो 65.10 करीब परसेंटेज वोटिंग हुई है वो किसके फेवर में हुई है। वो सरकार के पक्ष बीजेपी के साथ जाकर हुई है या कांग्रेस को इसमें कुछ अप मिलता है। क्योंकि बीजेपी पिछली बार 47 के आसपास थी, कांग्रेस 34% के आसपास थी। तो क्या कांग्रेस ने गेन किया और बीजेपी ने कुछ लूज किया? इस सब के लिए हमें 10 मार्च का सबके लिए इंतजार करना पड़ेगा। शैलेंद्र भी हरिद्वार से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हल्द्वानी से हमारे साथ है। शैलेंद्र, अगर हल्द्वानी, चूंकि ये पूरा मैदानी इलाका है, यहां पर वोटिंग परसेंटेज किस तरह का रहा है? देखिए, जो वोटिंग का परसेंटेज है वो पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल जो साल 2017 का चुनाव था तकरीबन उसके करीब रहा है। जो पिछला, अगर हम पूरे नैनीताल जिले की बात करें तो इस बार 66.30 का आंकड़ा ये बता रहे हैं, जो पिछले बार के आंकड़े से थोड़ा सा बढ़ा हुआ आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो फाइनल फिगर्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन फाइनल फिगर जब आएंगे तो तब पता लगेगा। लेकिन मैदानी जिला जो उधम सिंह नगर है, नैनीताल से सटा हुआ जिला है, वहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज है वो देखने वाली बात है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे में वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सेपोलॉजी ये बताती है, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर पोलिंग परसेंटेज कहीं पर भी बढ़ रहा है तो फिर वो एंटी इनकम्बेंसी या फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट, जो एंटी गवर्नमेंट जा सकता है, जो सत्ता में है पार्टी, उसके एंटी जा सकता है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, विशेष तौर पर उन इलाकों का बढ़ा है जहाँ पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो ऐसे में ये पोलिंग परसेंटेज किस तरफ जाएगा, किसको फायदा पहुँचाएगा, किसको नुकसान पहुँचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उधम सिंह नगर जिले की 9 सीटें हैं जहाँ पर महज 1 सीट जीत पाई थी साल 2017 में कांग्रेस। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। किसान आंदोलन का असर वहां साफ देखा जा रहा था, लोग वोकल थे, लोग लगातार कह रहे थे कि रोजगार का मुद्दा है। उसके अलावा अगर हम कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों की बात करें नीलू, तो यहाँ पर बेहद साफ है कि अल्मोड़ा जिला पलायन की मार झेल रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने वोटिंग जो कार्ड्स हैं वो तो ज़रूर बनाए हैं, लेकिन वो लोग बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम कर रहे हैं या फिर वो जो कुमाऊं के तराई के इलाके हैं उन मैदानी इलाकों में काम कर रहे हैं, तो वो वोट करने के लिए अपने गांव में नहीं जाते। बिल्कुल, तो कुछ जगहों पर वोटिंग अच्छी खासी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा है कि मुद्दों के साथ थोड़ी सी वोटिंग कम हुई है। अब देखना होगा, जो मतदान हो चुका है, जो मतपेटियां हैं, अब गिनती 10 मार्च को होगी, तो किसके फेवर में ये जो मतदान है वो जाने वाला है। क्या कांग्रेस आएगी या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में लाया गया है। पहले पोलिंग बूथ पर ही मशीनों को सील किया गया और फिर उसके बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया। अब 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, तभी ईवीएम प्रत्याशियों की किस्मत का ताला भी खोलेंगे। देहरादून की 10 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 117 प्रत्याशियों की किस्मत की चाबी अब इन स्ट्रांग रूम में बंद हो गई है, जो 10 मार्च को खुलेगी। यानी कि 10 मार्च को देहरादून के जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत की चाबी ये तय करेगी कि कौन विधायक बनेगा और कौन नहीं, यानी कि विधानसभा में किसको मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं देहरादून के रायपुर स्टेडियम में, जहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। 10 अलग अलग स्ट्रांग रूम यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे अब इन स्ट्रांग रूमों के लिए 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। सबसे पहले जो स्ट्रांग रूम के सबसे पहले द्वार पे रखी गई वो पुलिस और होमगार्ड रखी गई है। सेकंड जो द्वार है उस पे पुलिस के सुरक्षा बल मिलेंगे और जो एंड वाला यानी कि जो तीसरा जो सुरक्षा लेयर है उसमें केंद्रीय आर्म पुलिस बल उनकी सुरक्षा करेगा, जो 10 मार्च को खुलेंगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक बार फिर से उनकी सरकार बन रही है और वो अपने पिछले कामों को ही आगे बढ़ाएंगे। सीएम धामी के साथ बातचीत की, जरा सुनिए। मतदान थम गया है शाम 6 बजे के बाद, और कैसा आज महसूस कर रहे हैं? बहुत लंबा एक समय था, सुबह से निकले हैं, कई जगह पर गए थे, तो कई बूथों में गए, तो क्या लगा है? सभी जगह मुझे तो कोई ऐसा कहीं पर नहीं लगा। सभी जगह जनता का आशीर्वाद मिला है और यहाँ बड़ी जीत होगी और सभी हमेशा से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है। इस बार चूँकि मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में भी काम कर रहा हूँ, तो उत्तराखंड की जनता ने खुद आकर आशीर्वाद दिया है। तो बहुमत की सरकार जो 60 पार का नारा है वो? हाँ, निश्चित रूप से इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्या विजन रहेंगे नए साल में, नई सरकार में? नहीं, हमारे संकल्प हैं, हम उन संकल्पों को पूरा करेंगे और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाएंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। और विचारों की श्रृंखला जो हमने आयोजित की है उससे बहुत सारे तत्व निकले हैं, उन सभी तत्वों को उत्तराखंड की जनता के हित में लगाएंगे, उनको सरकार के माध्यम से उनका क्रियान्वयन करेंगे। लालकुआ से जो हरीश रावत हैं प्रत्याशी, कांग्रेस के कैंपेनिंग चेहरे हैं, वो तो दम भर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार। नहीं, मैं तो उनको कहीं देख रहा था तो वो कहीं टेलीविज़न पर कहते हुए पाए जा रहे थे कि पता नहीं वो ऐसी बात कैसे कर रहे हैं। इतने हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो कह रहे हैं कि महापाप हो गया है, शराब बढ़ गई है, कहीं कुछ और बढ़ गया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। हल्द्वानी रोड एक्सीडेंट यहां पर हुआ है। गौलापार के कुंवरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। देर रात पेड़ से टकराई है तेज रफ्तार कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी टकरा गई है। गौलापार के कुंवरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। देर रात पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, जिसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत इस वक्त गंभीर है। और आप देख लेते हैं दमदार चुनावी सुर्खियां।